तो अब प्रश्नावली पढ़ेंगे 23। तो इस प्रश्नावली में हमें समांतर माध्य पढ़ना है, माध्यिका पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है। तो देखिए इन तीनों को ज्ञात करने के लिए हम किस सूत्र का उपयोग करें वह डिपेंड करता है सवाल पर, क्योंकि इन तीनों के जो सूत्र होते हैं वो 3 स्थितियों पर डिपेंड हैं। या तो जो हमारे पास पद या आंकड़े दिए होंगे, तो इस प्रकार से आंकड़े दिए होंगे तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना होगा, माध्यिका भी पूछ सकता है तो माध्यिका भी हमें ज्ञात करना होगा, बहुलक भी पूछेगा तो बहुलक भी हमें ज्ञात करना है। तो एक स्थिति तो यह होगी और दूसरी स्थिति यह होगी कि जो भी हमारा पद होगा वह एक से ज्यादा बार दिया होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं, तो देखिए 2 यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, 3 भी 2 बार दे रखा है, मतलब कई संख्याएं 2 या 2 से अधिक बार दे रखी होंगी। तब इसमें सूत्र हम दूसरा यूज करेंगे और इसमें सूत्र दूसरा यूज करेंगे। और स्थिति 3 में जो आंकड़े दिए होंगे वो वर्ग अंतराल में दिए होंगे, जैसे यहाँ पर लिख देगा वर्ग अंतराल, और फिर छात्रों की संख्या दिया होगा या कुछ और दिया होगा। ठीक है, तो जो यह स्थिति 3 है यह स्थिति 2 पर ही डिपेंड करती है। तो प्रत्येक स्थिति पर हम तीनों के पहले तो सूत्र जान लें। तो जब पहली स्थिति होगी अर्थात आंकड़े हमारे डायरेक्ट दे रखे होंगे, तब समांतर माध्य का सूत्र क्या हो जाएगा, जो भी वो पद दिए हुए हैं तो उन सभी पदों को हम जोड़ देंगे और फिर उन पदों की संख्या देखेंगे कि उन पदों की कुल संख्या कितनी है, तो उससे हम भाग करा देंगे। तो इससे एक सूत्र यह बना कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। जैसे मान लेते हैं 3, 5, 8, 7 ये दिए हुए हैं पद। तो यदि इनका समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो इन चारों पदों को हम जोड़ देंगे और भाग किससे कराएंगे, चूंकि ये कुल पद हैं 4 तो बटे में कर देंगे 4। ठीक है, तो यह हो जाएगा 5 3 8 और 8 16, 16 और 7 23 बटा 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 बटे 4, या चाहे तो 4 से भाग भी करा सकते हैं 23 में। तो इसका आंसर दशमलव में प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए जो ये संख्याएं हमारे पास थी 3, 5, 8, 7, इसको हम कहते हैं x। तो इसको यदि हम x मान लें तो चूंकि इनको जोड़ा गया है तो जोड़ने का संकेत होता है सिग्मा। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी x हैं इनको जोड़ लें, तो इसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं सिग्मा x, और बटे में क्या रखेंगे हम, कुल जितने पद हैं। तो पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं तो बटे में n कर सकते हैं। अब यदि इन्हीं संख्याओं को ले लिया जाए तो यदि हम इसकी माध्यिका पता करें तब देखिए यहाँ पर माध्यिका का सूत्र क्या होगा, जब आंकड़े डायरेक्ट इस प्रकार से दिए होंगे तब हम यह देखेंगे कि जो कुल हमारे पास पद दिए हुए हैं इन पदों की संख्या कुल कितनी है, 4 है। ठीक है, तो हमें देखना होता है कि 4 यह सम है कि विषम है। तो यदि पदों की संख्या विषम है तो विषम के लिए हम यह सूत्र लगाएंगे n+1/2 वां पद। जैसे इसमें तो 4 ही पद हैं और यदि मान लेते हैं एक अंक यहाँ पर कोई और दे दिया जाए, जैसे कि मान लेते हैं 6 है, तो यहाँ पर एक शर्त और रहेगी कि जो हमारे आंकड़े दिए होंगे उन आंकड़ों को पहले तो हम आरोही क्रम में लिखेंगे अथवा अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद आता है 6 तो 6 लिखेंगे, बाद में 7 फिर 8 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम इन आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में प्रदर्शित कर सकते हैं। अवरोही क्रम का मतलब 8 फिर 7 फिर 6 5 3, तो यह है आरोही क्रम और यह है अवरोही क्रम। तो देखिए यहाँ पर जो पदों की संख्या है वह 1 2 3 4 5 है और 5 एक विषम संख्या है, जो 2 से ना कटे वह संख्या विषम संख्या कहलाती है। तो चूंकि जो यह 5 है यह विषम संख्या है, तब हम सूत्र क्या लगाएंगे, n+1/2, मतलब n का मतलब 5 है। ठीक है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 6/2 करेंगे तो हो जाएगा 2 कम 2 2 3 6, मतलब जो यह 3 आया है तो हमें तीसरा पद पता करना है। तो इसमें तीसरा पद कौन है, 1 2 3, तो तीसरा पद है 6, अतः इन आंकड़ों की जो माध्यिका आएगी वह आएगी 6। और यदि वही क्रम में है तब भी हम इस प्रकार से पता करेंगे 1 2 3, देखिए तीसरे स्थान पर 6 ही आ रहा है, अतः हम आरोही या अवरोही कुछ भी लिख सकते हैं तब भी माध्यिका पता चल जाएगी। तो यह तो हुई बात जब आंकड़े या संख्याएं हमारी विषम पदों में हो तब हम यह सूत्र लगाएंगे, और यदि पदों की संख्या सम है तब थोड़ा सूत्र बदल जाएगा, तब यहाँ पर हम लिखेंगे। और जब पदों की संख्या सम होगी तब सूत्र हो जाएगा n/2 पद प्लस n/2 + 1।
वह पद, और सबके बटे में हम करेंगे 2। जैसे मान लेते हैं कोई संख्याएं हैं और वो आरोही क्रम में ही लिखी हैं, तो माध्यिका का मतलब होता है कि बीच में कौन सा पद आ रहा है। तो बीच में यहाँ पर देखिए 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, जबकि यदि यही विषम संख्या होती 2, 4, 6, 8 और 9, तब देखिए बीच में 6 आ रहा है, क्योंकि 2 इधर भी है, 2 इधर भी संख्याएं हैं और बीच में है सिर्फ 6। तो इन चारों संख्याओं के यदि बीच में संख्या पता करना चाहते हैं तो 4 और 6 को जोड़कर इसका आधा कर दें तो हो जाएगा 10, और 10 का आधा 5। तो वही सूत्र यहाँ पर भी बना है कि जितने पद हैं पहले तो उसका आधा करके वह पद रख दीजिए। तो कुल पद है 4, तो 4 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 2, मतलब 2वां पद। तो दूसरा पद है 4, तो हो जाएगा 4, फिर प्लस n/2, मतलब दूसरे पद में एक पद और हम जोड़ दें, क्योंकि n/2 का मतलब दूसरा पद हुआ, और दूसरे पद में यदि हम 1 जोड़ दें तो हो जाएगा तीसरा पद। तो तीसरा पद कितना है 6, तो प्लस करेंगे 6 और बटे में करना है 2, तो यह हो जाएगा 10/2 बराबर 5। और जब आंकड़े डायरेक्ट दिए हुए होते हैं तब बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुलक का मतलब होता है कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3, 5, 8, 3, 5, 8, 3, 3, 4, तो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किस संख्या की है, मतलब सबसे ज्यादा बार यहाँ पर कौन सी संख्या है? तो 3 देखिए सबसे ज्यादा बार है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 बार है 3, और 5 की बात करें तो 5 सिर्फ 2 बार है, 8 भी 2 बार है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर है 3, इसलिए जो बहुलक होगा वह कितना होगा 3। तो देखिए समांतर माध्य का पहले एक सूत्र और जान लें। जैसे आंकड़े डायरेक्ट तो दे ही रखा होगा 3, 5, 3, 8, 3, 5 इस प्रकार से। तो चूंकि यहाँ पर संख्याएं तो छोटी हैं, कोई खास बड़ी नहीं है, इसलिए हम इसको जोड़कर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग करा देंगे। ठीक है, और यदि यही संख्याएं बड़ी होती और ज्यादा बार लिखी होती तब हम क्या करते? तो इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते थे कि यहाँ पर पद हैं और यहाँ पर बारंबारता, मतलब 3 जो है वह कितनी बार आया है? तो 3 आया है 3 बार। 5 कितनी बार आया है? 5 आया है 2 बार। और 8 कितनी बार आया है? 8 आया है 1 बार। तो यदि हम इसका समांतर माध्य पता करें तो क्या करेंगे? इन दोनों की गुणा करा देंगे। तो जो पद हमारे पास होते हैं अर्थात जो आंकड़े होते हैं वो कहलाते हैं यक्ष, और वह पद कितनी बार आया है तो उसको हम प्रदर्शित करते हैं यफ से। तो अब एफ और एक्स की गुणा करा सकते हैं, तो हो जाएगा 3 तिहाई 9, 5 दूना 10, 8 हक्कम 8, तो यह हो जाएगा 10, 9 19 और 8 27। तो जो यह प्रक्रिया करके योग हम प्राप्त किए हैं 27, तो इसको हम डायरेक्ट जोड़कर भी 27 प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि 3 5 8, 3 11, 11 और 8 19, 19 और 3 22 और 5 27 हो जाएगा। तो हम क्या करते? 27 बटा कितना लिखते? 1 2 3 4 5 6, तो 27 बटा 6 लिखते, और जो कि इस विधि से भी हम 27 बटा 6 ही लिखेंगे। तो इससे एक सूत्र यह बना कि पहले जो हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं तो f और x की गुणा करा दें, तो f और x की गुणा करा दी गई। ठीक है, और फिर इन पदों को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने के लिए हम सिग्मा लगाते हैं, और फिर बटे में क्या किया गया है? बारंबारता को जोड़ लिया गया है। जैसे कि यहाँ पर जोड़ा गया है तो 3 2 5 और 1 6 हो गया है। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इसमें ऐसे जोड़ा गया था तब भी 6 आया, और हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं तब भी 6 ही आएगा। तो बटे में यहाँ पर चाहे तो सिग्मा f रख दें अथवा n भी रख सकते हैं, क्योंकि यह पदों की संख्या ही है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सिग्मा f ही रख रहे हैं। तो यदि इसको भी शामिल कर लिया जाए तो 3 सूत्र तो हो चुके हैं समांतर माध्य के, अभी और भी बाकी बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो अब देखिए, जब हमारे पास आंकड़े वर्ग अंतराल में दिया हो अर्थात 10 से 20 दिया होगा, 20 से 30 दिया होगा, 30 से 40 दिया होगा, 40 से 50 दिया होगा, इस प्रकार से दिया होगा तो हम इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। और इसके बाद दिया होगा बारंबारता। तो बारंबारता का मतलब यह है कि 10 से 20 के बीच में जो संख्याएं हैं या कुछ भी हो वह है 5 बार। 20 से 30 के बीच में जो भी उम्र है या आंकड़े हैं वो हैं 15, और 30 से 40 के बीच में जो है वह है 25। तो ये चीज दे रखी होगी और बाकी की प्रक्रिया हमें स्वयं करनी है। तो यहाँ हमें क्या करना होगा? यहाँ पहले तो हम इसका मध्यमान निकालेंगे। जो यह 10 से 20 लिखा है इसका मध्यमान निकालेंगे। तो मध्यमान हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़कर, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़कर, मतलब यह हो जाएगा 10 और 20 30, 30 का आधा हुआ 15। तो मध्यमान जो होता है वह हो गया
15 और मध्यमान को ही हम x से प्रदर्शित करेंगे। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, जोड़कर आधा करेंगे तो यह तो हुआ 15 और फिर 20 और 30 50, 50 का आधा 25 और फिर इसी प्रकार 30 40 70 का आधा 35। तो चूंकि सूत्र में हमें f और x की जरूरत होती है तो देखिए इसको तो हम f मानेंगे ही क्योंकि यह बारंबारता है और x को निकाल लिया गया यहाँ से। तब हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी fx की गुणा कराई गई थी तो अब हम f और x की गुणा करा लें। तो जब हम f और x की गुणा कराएंगे तो देखिए 15 5 की गुणा कराएंगे 75 हो जाएगा, 25 15 की गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 अक्कम 25 और 12 37। फिर इसी प्रकार 35 और 25 की गुणा कराएंगे तो यह आ जाएगा 875, तो यहाँ पर 875 लिखेंगे। फिर जैसे कि fx को जोड़ लिया गया था तो इसको भी हम जोड़ेंगे और चूंकि यह पदों की संख्या है अर्थात n है तो इसको भी हमें जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा f जितना भी आ जाए जोड़कर और यहाँ पर हम योग लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिग्मा fx मतलब fx का योग और फिर लाइन इस प्रकार से खींच देंगे। तो जो भी इसका योग आएगा तो इस योग को हम जो यह बारंबारता n आया है इससे हम भाग करा देंगे। तो यदि इसका योग करें तो यह हो जाएगा 20 और 25 45 और इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 5 15 हासिल 1 7 7 14 15 15 और 7 22 हासिल 2 10 और 3 13। तो चूंकि fx भी हमारे पास है सिग्मा f भी है इसलिए हम यह सूत्र लगा देंगे। तो अब देखिए यदि लग रहा है कि यहाँ पर जो हमने गुणा कराई है इसमें काफी समय लग रहा है गुणा कराने में, तब हम इसको आगे और बढ़ाते हैं एक स्टेप। तब हम f और x की गुणा ना कराएं, ठीक है। यदि गुणा काफी कठिन लग रही है तो गुणा ना कराएं, तब हम इन संख्याओं को थोड़ा छोटा कर लें ताकि गुणा हमारी आसान हो सके। तो छोटी करने के लिए जो यहाँ पर यह मध्यमान है इसमें से हम कोई एक बीच की संख्या पहले तो मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो बीच में संख्या है वह 25 ही है, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं यहाँ पर और भी आगे होता 45 होता, तब यहाँ पर 25 या 35 में से हम कोई भी एक संख्या ले सकते थे। तो जो हम संख्या मानेंगे अपनी तरफ से घटाने के लिए तो उसको मान लेंगे हम a। तो जो आगे प्राप्त होगा तो उसको हम किससे से प्रदर्शित करेंगे, तो उसको हम d से प्रदर्शित करेंगे या डेल्टा से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो d अथवा डेल्टा किसी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डेल्टा का यूज कर रहे हैं क्योंकि बुक में डेल्टा का ही प्रयोग किया गया है। तो डेल्टा बराबर हो क्या जाएगा, जो यहाँ पर ये x है तो प्रत्येक x में से हमें यह a घटा देना होगा, अर्थात यह हो जाएगा x माइनस a। तो देखिए जो हमने माना है तो जब तक उसके सामने नहीं आएंगे तब तक ऊपर की संख्याएं जो भी घटाएंगे वो माइनस की रहेंगी और जैसे ही मानी हुई संख्या से नीचे आएंगे तो उनका मान प्लस में आने लगेगा, ठीक है। जैसे कि हम 15 में से 25 घटाएंगे तो 15 में से 25 तो घट नहीं पाएगा, तो 25 में से हमें 15 घटाना होगा तो बचेगा 10, वो भी माइनस का 10 बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10 और फिर 25 में से 25 घटाएंगे तो एक बार तो जीरो जरूर आएगा, ठीक है। तो जीरो आ जाएगा, तो जीरो के नीचे आप जो भी आएगा वो प्लस में आएगा क्योंकि हमें 35 में से 25 घटाना है और नीचे संख्या बड़ी ही मिलेगी हमें। तो 35 में से 25 घटाएंगे तब भी 10 बचेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले की अपेक्षा जो हमारे पास संख्याएं आई हैं ये आसान है क्योंकि 10 आया है और किसी भी संख्या को 10 से गुणा कराना बड़ा आसान होता है। तो अब हम x नहीं लेंगे, अब हम यह डेल्टा लेंगे। तो अब हम जैसे कि fx की गुणा कराते थे तो fx लिखते थे, लेकिन अब हमें f और डेल्टा की गुणा कराना है तो f डेल्टा लिखेंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 10 पंचे 50 माइनस का 50, फिर 0 की गुणा 15 से कराएंगे 0 होगा, फिर 10 की गुणा 25 में कराएंगे तो 25 दशमलव 250 हो जाएगा। तो जैसे fx जोड़ा गया था अब इसी प्रकार हम f डेल्टा को जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए हम सिग्मा का इस्तेमाल करेंगे, तो सिग्मा f डेल्टा, तो जो भी इसका योग आए तो इसका योग 200 आ जाएगा क्योंकि 250 में से 50 घट जाएगा, यह प्लस का है यह माइनस का है। तो देखिए इस विधि को करने के लिए हमें सूत्र भी बदलना पड़ेगा। तो अब इस सूत्र का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास fx तो है ही नहीं। तो अब जो सूत्र बनेगा वह सूत्र क्या होगा, समांतर माध्य के लिए ही। तो यहाँ पर बन जाएगा a प्लस सिग्मा f डेल्टा अपान सिग्मा f। तो देखिए जैसा यह ऊपर है वैसा यह नीचे ही है, ठीक है, क्योंकि fx की गुणा कराई गई थी तो fx रखा गया था, f डेल्टा की गुणा कराई गई तो f डेल्टा रखा गया। लेकिन डेल्टा वाले में हमें जो कल्पित माध्य हमने a माना था उसको भी साथ में जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो एक सूत्र यह बन जाएगा।
और यदि अभी भी लग रहा है कि अभी भी हम गुणा नहीं करा सकते हैं, इससे छोटी संख्या और बन जाए, जो कि बन जाए सिर्फ 1, 2, 3 से ज्यादा बड़ी ना हो पाए, तब हम पग विचलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वह भी एक विधि होती है जिससे कि यह छोटा हो जाता है। तब इस डेल्टा में हमें देखना पड़ता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सभी को काट सके, तो वह संख्या 10 ही है। तो 10 से हम सब में भाग करा देंगे तो यह रह जाएगा माइनस का 1, यह 0 हो जाएगा, यह 1 हो जाएगा। ठीक है, अब तो देखिए 1 ही रह गया। अब तो बड़ा आसान हो गया गुणा कराना, 5 अक्कम 5, 25 अक्कम 25। लेकिन चूंकि हमारी पुस्तक में इस विधि का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए उसका प्रयोग ना करें। वैसे भी इससे काफी संख्याएं छोटी ही पड़ जाएंगी लगभग। तो ये तो हुए समांतर माध्य के सूत्र। अब माध्यिका के लिए हमें ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मान लेते हैं आंकड़े हमारे वर्ग अंतराल में ही दिए हुए हैं, तब हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती है, हमें सिर्फ संचयी बारंबारता की जरूरत होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं वर्ग अंतराल यही है और यहाँ पर यह बदल रहा है 5, 7, 2, 3, यहाँ पर और आंकड़े लगा लें 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और यहाँ कर दें 4। तो जब आंकड़े वर्ग अंतराल में दे रखे होंगे तब हम माध्यिका कैसे पता करेंगे? जो यहाँ पर यह बारंबारता दी हुई है, इससे पहले हम संचयी बारंबारता प्राप्त करेंगे। तो संचयी बारंबारता को हम CF से भी प्रदर्शित कर सकते हैं या कैपिटल F से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बस सिर्फ हमें एक ही स्टेप फॉलो करना है जो कि संचयी बारंबारता का होता है। आगे की प्रक्रिया हमें नहीं करनी होती है। और यदि संचयी बारंबारता दे रखा होगा तब हमें बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल ऐसे भी दे रखे होंगे जिसमें कि संचयी बारंबारता दे रखी होगी लेकिन बारंबारता नहीं होगी, तब हमें बारंबारता प्राप्त करनी होगी, क्योंकि बारंबारता और संचयी बारंबारता और इस वर्ग अंतराल तीनों की हमें आवश्यकता होती है। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? जो यहाँ पर F पहला होता है, स्टार्टिंग का जो भी पद होता है उसको हम एक बार डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे और फिर जो भी नीचे पद आएंगे वो क्या आएंगे, हम इसको इस प्रकार से तिरछा जोड़ते हुए यहाँ पर रखते जाएंगे। ठीक है, जैसे 5 में 7 जोड़ेंगे 12 प्राप्त होगा, फिर 12 में 2 जोड़ेंगे 14 प्राप्त होगा, फिर 14 में 3 जोड़ेंगे 17 प्राप्त होगा, फिर 17 में 4 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम जानना चाहते हैं कि जो हमने यह संचयी बारंबारता प्राप्त की है क्या वह सही है कि नहीं, तो हम इसको जोड़कर चेक कर सकते हैं। तो देखिए 7, 5, 12, 12, 2, 14, 3, 17, 4, 21। तो देखिए जो इसका योग आया है वही संचयी बारंबारता के लास्ट पद में आया है जो कि 21 है। ठीक है, इसका मतलब संचयी बारंबारता सही निकली है। तो वर्ग अंतराल होने पर जो माध्यिका का सूत्र होता है वह होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल f, और इसके गुणे में रखेंगे n/2 माइनस कैपिटल F। और यदि यह सूत्र नहीं याद रखना चाहते हैं तो हम इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, स्मॉल l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F अपान स्मॉल f, और गुणे में आई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो यहाँ पर ये संकेत आए हैं तो इन संकेतों को हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे। तो यदि हम इस सूत्र का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देखिए चाहे तो हम यह सूत्र यूज करें चाहे तो यह सूत्र यूज करें, हमें शुरुआत पर जरूरत होती है n/2 की। ठीक है, अर्थात यदि हम n/2 पता कर लेंगे तभी हम ये सब कुछ जान पाएंगे कि कौन L है, कौन F है, कौन स्मॉल f है, कौन कैपिटल F है और क्या आई है। तो n/2 कैसे पता करेंगे? जो यहाँ पर यह बारंबारता का योग आया है जो कि 21 है, या लास्ट में जो संचयी बारंबारता के पद में आया है 21, उसका हम आधा करेंगे तो 21 का आधा करेंगे 10.5 रह जाएगा। तो जो यह 10.5 आया है तो हम देखेंगे कि जो यह 10.5 आया है तो संचयी बारंबारता में यह किसके आसपास आया है, किस में जाएगा। तो इससे कम वाला हम नहीं लेंगे, इससे ज्यादा वाला ही लेंगे, तुरंत ज्यादा वाला। ज्यादा तो देखिए 14 भी है, 17 भी है, लेकिन इसके तुरंत ज्यादा वाला क्या है, 12 है। ठीक है, अर्थात जो 10.5 आएगा वह 12 में आएगा। तो जो संचयी बारंबारता में हमने यह 12 जाना तो इस 12 के ठीक ऊपर वाला अंक ही हमारा कैपिटल F कहलाता है। ठीक है, और यदि सूत्र में यहाँ पर CF रखना चाहते हैं तो इस F को हम CF भी लिख सकते हैं। तो कैपिटल F तो यह हो गया, और सूत्र में हमें जरूरत होती है स्मॉल f की। तो स्मॉल f कौन सा हो जाएगा? जो यह 12 आया है तो 12 के ठीक सामने वाला ही स्मॉल f कहलाता है, तो यह बन जाएगा स्मॉल f। और जो यहाँ पर यह यल आया है तो यल क्या हो जाएगा? इस 12 के ठीक सामने वाला जो वर्ग अंतराल होता है तो यह होता है L1 और यह होता है L2। तो इस सूत्र के लिए L1 भी पता चल गया जो कि है 20, L2 भी पता चल गया जो कि है
30, स्मॉल एफ कितना है 7 है और कैपिटल एफ कितना है 5 है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल एफ ही ऊपर लिया जाता है, बाकी तो एक ही लाइन में जो भी आता है वही लिया जाता है। और इस सूत्र में जो यह स्मॉल एल और आई आया है, तो जो यह स्मॉल एल है यह L1 ही है। ठीक है, इस L1 को हम स्मॉल एल भी मान सकते हैं जब हम यह सूत्र लगाएंगे। ठीक है, और जो यह आई है, तो आई यह होता है कि जो यह वर्ग अंतराल है 20 से 30, इसके बीच में कुल कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में 10 का अंतर है, क्योंकि 30 में से 20 घटाएंगे 10 बचेगा, तो जो आई है वह है 10। तो इस प्रकार से हम सब कुछ नोट करके यहाँ पर पहले रख लेंगे, स्मॉल एफ बराबर इतना, कैपिटल एफ बराबर इतना, L1 बराबर इतना, L2 बराबर इतना, फिर वो मान हम जिस सूत्र का भी प्रयोग करना चाहते हैं उसमें रखकर हम माध्यिका पता कर सकते हैं। ठीक है, अब बहुलक का भी सूत्र जान लेते हैं। तो बहुलक में हमें इस संचयी बारंबारता की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, मतलब बहुलक में हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है यदि आंकड़े वर्ग अंतराल में दिए हों। ठीक है, तो यहाँ पर पहले तो सूत्र लिखे देते हैं। तो यह होता है बहुलक का सूत्र। तो चूंकि यहाँ पर भी आई आ गया है, इसका मतलब आई वही होगा जो कि वर्ग अंतराल के बीच में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यही वर्ग अंतराल है, यही बारंबारता है। तब F0, F1, F2 कैसे पता करेंगे? तो हम जानते हैं कि बहुलक जो होता है वह सबसे बड़ी बारंबारता पर डिपेंड करता है, कि सबसे बड़ी बारंबारता जितना भी होगा वही बहुलक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भी वही देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता किस वर्ग अंतराल की है। तो सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर देखिए 7 है। तो 7 यह किस वर्ग अंतराल में है? तो 7 यह 20 से 30 वाले वर्ग अंतराल में है। तो जो यहाँ पर सबसे बड़ी बारंबारता 7 है, तो यह होता है F1, और ठीक इसके ऊपर वाली जो भी संख्या होती है वह होती है F0, और F1 के नीचे वाली संख्या होती है F2। तो देखिए यह गिनती ही बन गई 0, 1, 2। लेकिन सबसे पहले हमें जानना होगा F1 को ही। अब इस F1 के ठीक सामने जो भी वर्ग अंतराल है, तो उसमें जो यहाँ पर यह निम्न सीमा होती है जो कि 20 है, यही होता है यल, जैसे कि माध्यिका में यल होता था स्मॉल। ठीक है, और रह गई बात आई की, तो आई तो हम जान ही चुके हैं माध्यिका में कि आई इनके बीच का डिफरेंस होता है। तो ये मान इस सूत्र में रखकर हम बहुलक पता कर सकते हैं। तो इन्हीं सूत्रों की सहायता से जो यह प्रश्नावली 23 है, इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 23 में जो 1 से 3 तक सवाल हैं, इसमें तो हमें सिर्फ परिभाषाएं लिखनी है, तो परिभाषाएं आप स्वयं पढ़ लेना। ठीक है, और चौथे सवाल में समांतर माध्य ज्ञात करना है, जो कि सिंपल संख्याएं हैं। ठीक है, तो इनको जोड़कर हम उतने से भाग करा देंगे जितनी की संख्याएं हैं। ठीक है, तो यह भी आप स्वयं ही कर सकते हैं। 5वें में समांतर माध्य और माध्यिका ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का यही सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसमें आंकड़े जो हैं ये सिंपल हैं, और माध्यिका ज्ञात करने के लिए यही सूत्र लगेगा। ठीक है, क्योंकि आंकड़े सिंपल हैं। और छठे सवाल में देखिए आंकड़े सिंपल दिए हुए हैं, जो कि टीम के खिलाड़ियों के रन दिए गए हैं, जिसका हमें समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये भी सिंपल है, ये भी आप स्वयं ही कर सकते हैं। तो अब इस प्रश्नावली के पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के सवाल हल करेंगे।